नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों हम देख रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत हम देख रहे थे दोस्तों, जिसमें दोस्तों अभी तक हमने पुरातात्विक स्रोतों को देखा है, पुरालेख शास्त्र देखा है, ठीक है, मुद्रा शास्त्र को देखा है, साहित्यिक स्रोतों में हमने जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य को देखा है। तो आज दोस्तों साहित्यिक स्रोतों में हम बात करेंगे विदेशी विवरण का, ठीक है। तो दोस्तों विदेशी विवरण में हम बात करेंगे यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक, ठीक है। ये लोग जो हैं भारत में आए दोस्तों और इन लोगों ने भारत के बारे में लिखा। तो वो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका स्रोत है, या आप कह सकते हैं कि सोर्स है प्राचीन इतिहास को जानने का। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलो कि आप लोग जो है ये क्लासेज जो है क्रम में देखें, यानी कि जो फर्स्ट क्लास है उसको पहले देखें, फिर दूसरी क्लास, फिर तीसरी, फिर चौथी, ठीक है। फिर आगे को ऐसे ही आप जो है क्रम में देखें, क्योंकि दोस्तों ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप बीच में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं विदेशी विवरण, जिसमें हम प्रमुख रोमन और यूनानी लेखक देखेंगे, उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, और साथ ही साथ चीनी लेखक और अरबी लेखक। तो इनके ग्रंथों से दोस्तों हमें क्या जानकारी मिलती है प्राचीन इतिहास के बारे में, चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत जो है विदेशी लेखकों की रचनाएं भी आती हैं। तो इसको याद रखेंगे, साहित्यिक जो साक्ष्य हैं इसके अंतर्गत जो है जो विदेशी लेखक है, चाहे वो यूनानी रोमन लेखक हों या फिर चीनी लेखक हों, अरबी लेखक हों, तो इनकी रचनाएं भी इसमें आती हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। इनमें यूनानी और रोमन लेखक, चीनी लेखक तथा अरब के लेखक शामिल हैं। भारतीय लेखकों के विपरीत विदेशी लेखकों की धर्मेत्तर घटनाओं में विशेष रुचि थी, इसीलिए उनके वर्णनों से राजनीतिक व सामाजिक दशा पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इन लेखकों का समय भी प्राय निश्चित है दोस्तों, ठीक है। अभी आप देखेंगे इसमें कौन सा यात्री जो है, कौन सा लेखक यात्री जो है कब भारत आया, ठीक है। इनका जो समय है वो भी प्राय क्या है, निश्चित है। इसलिए उनके वर्णन जो है भारतीय लेखकों के वर्णनों की अपेक्षा जो है अधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है, परंतु यूनानी लेखक जो है दोस्तों, जो यूनानी लेखक हुए, तो यूनानी लेखक जो दोस्तों भारतीय परिस्थितियों तथा भाषा से अनभिज्ञ थे, यानी कि यहाँ की जो भारत की जो भाषा थी उस समय उसको वह नहीं जानते थे, ठीक है। अतः उनके सभी वर्णन जो है पूर्णतया सही नहीं है, यानी कि इनके जो सारे वर्णन है वो सभी सही नहीं है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कुछ सही हैं और कुछ में आपका इनका जो तथ्य है वो स्पष्ट नहीं है, ठीक है। चलिए पहला देखेंगे दोस्तों हम पॉइंट, प्रमुख रोमन एवं यूनानी लेखक, ठीक है। चलिए देखिए देखिए यूनानी लेखकों की बात करें तो यूनानी लेखक और यात्री में जो है आपका मेगस्थनीज, हेरोडोटस, टेसियस, नियार्कस, ठीक है, आनेसिकिड्स, अरिस्टोबुलस, डाइमेकस, एरियन और डायनीसियस शामिल हैं, जिन्होंने अपने लेखन और यात्राओं के माध्यम से विशेष रूप से भारत के इतिहास व संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इनमें से हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से पूछ लिया जाएगा निम्न में कौन आपका यूनानी लेखक है, कौन चीनी लेखक है, कौन अरबी लेखक है, इतना तो आप जानते ही हैं, कौन रोमन है, कौन चीनी है, कौन अरबी लेखक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है, इतिहास का पिता किसको कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था आपको पिछली क्लास में, तो इसको भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो यूनानी लेखक हैं कौन कौन से हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं, आगे फिर हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। मेगस्थनीज, हेरोडोटस, ठीक है, टेसियस, नियार्कस, ठीक है, आनेसिक्रिट्स, अरिस्टोबुलस, डाइमेकस, एरियन और डायनीसियस, ठीक है, ये शामिल हैं, जिन्होंने अपने लेखन इन लोगों ने जो भारत के बारे में लिखा, यहाँ की यात्रा की, यहाँ के बारे में लिखा, और उसके विशेष रूप से दोस्तों भारत के इतिहास व संस्कृति पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले लेंगे हम मेगस्थनीज, ठीक है। चलिए तो पहला है दोस्तों मेगस्थनीज, आप सभी जानते हैं मेगस्थनीज के बारे में,
ठीक है। तो मेगास्थनीज कौन था और किसके दरबार में आया था, इसने कौन सी बुक लिखी थी, ये सभी आप जानते हैं। ठीक है, देखिए मेगास्थनीज जो है दोस्तों ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो पूछ लिया जाता है, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ये। ठीक है, किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य। दो क्वेश्चन हो गए। और उन्होंने दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें मौर्य साम्राज्य का विस्तृत वर्णन है। तो दोस्तों इंडिका नामक कई बार पूछा है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने लिखी है। क्या है इस पुस्तक में दोस्तों, इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य का विस्तृत वर्णन है। ठीक है, आप सीधे आप ये याद रखेंगे क्योंकि मेगास्थनीज आप जानते हैं दोस्तों, ये मेगास्थनीज कब आया था, मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ठीक है, तो इसने जो है मौर्य साम्राज्य का जो है विस्तृत वर्णन किया है अपनी पुस्तक इंडिका में। ठीक है, सारे याद रखेंगे। जो सेल्यूकस निकेटर था दोस्तों, ये कौन था, ये आपका सिकंदर महान का क्या था, उत्तराधिकारी था। ठीक है, सिकंदर महान का उत्तराधिकारी कौन था, तो आपका था सेल्यूकस निकेटर। तो मेगास्थनीज से दोस्तों इतनी चीज़ें याद रखनी है, किसका राजदूत था, ठीक है, किसके दरबार में आया था, ठीक है, और इसने कौन सी बुक लिखी, ठीक है, और उस बुक में दोस्तों क्या वर्णन है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्लियर है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला है हेरोडोटस। तो हेरोडोटस के बारे में आप सभी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, हेरोडोटस की बात करें तो दोस्तों हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, इतिहास का पिता कहा जाता है, जिन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका लिखी थी जिसमें भारत व फारस के संबंधों का वर्णन है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा जा सकता है, देखिए हेरोडोटस से। तो हेरोडोटस दोस्तों इनको इतिहास का पिता कहा जाता है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, कौन सी बुक लिखी थी हेरोडोटस ने। ठीक है, तो हेरोडोटस ने दोस्तों हिस्टोरिका लिखी थी। ठीक है, क्या लिखी थी, हिस्टोरिका लिखी थी जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन है। आपको सीधे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, किस रचना में या किस पुस्तक में भारत व फारस के संबंधों का वर्णन है, तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, ये लिखी है आपका हेरोडोटस ने। ठीक है, हेरोडोटस क्या था, एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार और भूगोलवेता था। ठीक है, कौन सा ग्रंथ लिखा, हिस्टोरिका ग्रंथ लिखा। ठीक है दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, कोई भी आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो हेरोडोटस से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। साथ ही साथ एक फैक्ट और याद रखेंगे, हेरोडोटस से क्या याद रखेंगे, देखिए हिस्ट्री जो शब्द है, ठीक है, जो हिस्ट्री शब्द है, ठीक है, हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ठीक है, हिस्ट्री का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ठीक है, क्या रहेगा आंसर, तो हिस्ट्री का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया, हिस्ट्री शब्द का, हिस्ट्री शब्द का। ठीक है, हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ये दोस्तों किसने किया, ये आपका हेरोडोटस ने किया। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता किसने कहा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। हेरोडोटस को दोस्तों इतिहास का पिता किसने कहा है, फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, फादर ऑफ, ठीक है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसने कहा है हेरोडोटस को, तो याद रखेंगे दोस्तों एक रोमन वक्ता था जिसका नाम था दोस्तों सिसरो। ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे, सिसरो। ठीक है, सिसरो। तो एक दोस्तों ये एक रोमन वक्ता था सिसरो, जिसने दोस्तों हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं, किसी भी तरीके से आपको इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, हेरोडोटस ने ही किया। ठीक है, और उनके अनुसार हिस्ट्री का जो शाब्दिक, जो हिस्ट्री का अर्थ बताया, उन्होंने क्या बताया, खोज और अनुसंधान बताया। ठीक है, ये भी याद रखें। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया आपको कि हिस्ट्री शब्द का जो है, ठीक है, हिस्ट्री शब्द का जो है पहला जो प्रयोग है वो किसने किया, तो पहला प्रयोग किसने किया, हेरोडोटस ने किया। और इनके अनुसार दोस्तों हिस्ट्री शब्द का जो अर्थ है क्या है,
हिस्ट्री शब्द का जो अर्थ है इनके अनुसार क्या है, खोज और अनुसंधान। क्या है, खोज और अनुसंधान। ठीक है, खोज और अनुसंधान। तो दोस्तों इसको नोट करेंगे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेसियस। ठीक है, तीसरा जो नाम आता है वो है दोस्तों टेसियस का। ठीक है, टेसियस दोस्तों एक ईरानी राजवैद था। ठीक है, जिन्होंने भारत के बारे में जो जानकारी है वो ईरानी अधिकारियों से प्राप्त की थी। ठीक है, नाम याद रखेंगे, आपको सीधे पूछा जा सकता है। जो टेसियस है ये आपका चीनी लेखक है, अरबी लेखक है, यूनानी लेखक है, ऐसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ टेसियस जो है क्या था, एक ईरानी राजवैद था। ठीक है, क्या था, ईरानी राजवैद था। ठीक है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद चौथा नाम आता है दोस्तों नियार्कस का। ठीक है, तो नियार्कस दोस्तों कौन था। ठीक है, इसके बारे में आपको सारे तथ्य याद रखने हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो नियार्कस दोस्तों ये सिकंदर का समकालीन था और नौसेना अध्यक्ष था तथा एक लेखक भी था। ठीक है, ये तीनों चीज़ें याद रखेंगी। नौसेना अध्यक्ष था, ठीक है, सिकंदर का समकालीन था और एक लेखक भी था। ठीक है, तो नियार्कस ने दोस्तों लिखा है, क्या लिखा है इसने, देखिए भारत के बारे में इसने कुछ लिखा है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, नियार्कस ने लिखा है दोस्तों कि उल्लेख किया है कि जो भारतीय हैं, भारतीय श्वेत रंग के जूते पहनते हैं जो कि अति सुंदर होते हैं। इनकी एड़ियाँ कुछ ऊंची बनाई जाती है। दूसरा, भारतीय लोग अच्छी तरह से कुटे गए कपास के कपड़े पर जो है पत्र लिखते थे। ठीक है, तो ये जो उल्लेख किया गया है दोस्तों, किसने किया है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो उल्लेख किया है दोस्तों, किसने किया है, ये नियार्कस ने किया है। ठीक है, क्या कहा है उसने, उसने दोस्तों भारत की यात्रा की, तो यहाँ यात्रा की, तो यहाँ उसने देखा, तो यहाँ उसने देखा तो भारतीय जो श्वेत उसने यहाँ पर लिखा है कि भारतीय जो हैं श्वेत रंग के जूते पहनते हैं जो कि अति सुंदर होते हैं। इनकी एड़ियाँ कुछ ऊंची बनाई जाती हैं। ठीक है, और जो भारतीय लोग हैं वो जो है दोस्तों अच्छी तरह से कुटे हुए कपास के कपड़े पर पत्र लिखते थे। तो ये जो उल्लेख है दोस्तों किसने किया है, नियार्कस ने किया है। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखेंगे। उसके साथ ही साथ दोस्तों आपको ये याद रखना है, जो नियार्कस था दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि झेलम नदी से लेकर फारस की खाड़ी तक की अपनी समुद्री यात्रा के दस्तावेजीकरण के लिए जो है आपका नियार्कस प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है इसकी यात्रा कब से कब तक की थी, तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। जो नियार्कस है इसने अपनी यात्रा जो है 325 से लेके, ठीक है, 325 से लेके 323 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व जो है इसने यात्रा की दोस्तों, और सिकंदर के आदेश पर इसने यात्रा की। ठीक है, किसके आदेश पर यात्रा की, सिकंदर के आदेश पर। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नियार्कस ने दोस्तों झेलम नदी से लेकर फारस की खाड़ी तक अपनी समुद्री यात्रा के दस्तावेजीकरण के लिए इनको जाना जाता है, नियार्कस को। कब यात्रा की थी ये पूछा जा सकता है। यात्रा की थी 325 से लेकर 323 ईसा पूर्व। किसके आदेश पर की थी, सिकंदर के आदेश पर। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं नियार्कस से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला नाम है दोस्तों एरियन का। ठीक है, देखिए एरियन की बात करें तो एरियन जो है एक यूनानी लेखक थे जिन्होंने सिकंदर महान के अभियानों के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है, सिकंदर महान के अभियानों के बारे में किसने लिखा है, एरियन ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है, एरियन। सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सिकंदर महान के अभियानों के बारे में किस यूनानी लेखक ने लिखा है, तो एरियन ने लिखा है दोस्तों। ठीक है, एरियन की जो प्रसिद्ध रचना है वो क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है जो एरियन है इसकी जो प्रसिद्ध रचना है वो क्या है, एनाबेसिस। क्या है, एनाबेसिस। सीधे पूछा जा सकता है आपको कि एनाबेसिस जो रचना है वो किसकी है। ठीक है, तो एनाबेसिस जो रचना है दोस्तों किसकी है, ये है एरियन की। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, आपको जो है ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, चल आगे चलते हैं। अगला नाम आता है डायमिकस का। ठीक है, डायमिकस आपने पहले भी पढ़ा होगा। डायमिकस जो है दोस्तों सीरियाई नरेश एंटीकोअस का राजदूत था और यह बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था,
बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, याद रहेगा जो डायमेकस था दोस्तों ये सीरियाई नरेश एंटीओकस का राजदूत था। और किसका राजदूत था पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, एंटीओकस का राजदूत था डायमेकस, और किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, दोनों फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका एंटीओकस का राजदूत कौन था। ठीक है, एंटीओकस का राजदूत कौन था, तो याद रखेंगे सीरियाई नरेश। एंटीओकस का राजदूत कौन था, डायमेकस था। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको डायमेकस किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, अगला नाम आता है दोस्तों डायनीसियस का। ठीक है, देखिए दोस्तों डायनीसियस कौन था। देखिए डायनीसियस जो है मिस्र के नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत थे जो सम्राट अशोक के दरबार में आए थे। ठीक है, दो चीजें याद रखेंगे। ठीक है, पहला किसके राजदूत थे, तो याद रखेंगे मिस्र के नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस। ठीक है, नाम याद रखेंगे टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत थे डायनीसियस। ठीक है, और किसके दरबार में आए थे, ये आए थे सम्राट अशोक के दरबार में। ठीक है, याद रखेंगे सम्राट अशोक के दरबार में कौन आए थे, डायनीसियस। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों चीनी लेखक। देखिए चीनी लेखकों की बात करें तो देखिए चीनी लेखक जो हुए वो आपका अब सभी जानते हैं फाहियान, हुइनसांग, ठीक है, ईत सिंह। तो ये कुछ प्रमुख चीनी लेखक हुए। ठीक है, देखिए विदेशी साहित्य के अंतर्गत उन चीनी विद्वानों का जिक्र जो है आवश्यक है जिन्होंने अपनी भारत यात्रा या भारत प्रवास के दौरान जो कुछ देखा महसूस किया उसे शब्दबद्ध करने का प्रयास किया। इन चीनी यात्रियों में फाहियान, हुइनसांग और इत्सिंग महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, कौन कौन है, फाहियान, हुइनसांग और इत्सिंग। ठीक है, ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों विदेशी साहित्य के अंतर्गत उन चीनी विद्वानों का जिक्र आवश्यक है जिन्होंने अपनी भारत यात्रा या भारत प्रवास के दौरान, तो दोस्तों जैसे आपका फाहियान हो गया, ठीक है, और हुइनसान हो गया, इत्सिंग हो गया, तो ये भारत की यात्रा पर आए दोस्तों। ठीक है, यहाँ इन्होंने प्रवास किया, यहाँ रुके, और इन लोगों ने यहाँ जो है भारत में जो है देखा दोस्तों, और जो इन्होंने देखा महसूस किया उसको लिखने का इन लोगों ने प्रयास किया। ठीक है, तो जो इन्होंने लिखा है दोस्तों वो ग्रंथ उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है वो हमने देखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए तो पहला हम चलते हैं फाहियान पर। तो तीनों याद रखेंगे चीनी लेखक फाहियान, वेइनसांग और इत्सिंग। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों फाहियान को देखते हैं। ठीक है, फाहियान आप इसको जो है फाहियान किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों सीख है, फाहियान या फाहियान। ठीक है, तो दोस्तों फाहियान का बचपन का नाम क्या था, तो ये आपको याद रखना है। फाहियान का बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम था गोंग सेही। क्या था, गोंग सेही। ठीक है, क्या था, गोंग, गोंग सेही। ठीक है, तो गोंग सेही किसका नाम था, तो गोंग सेही दोस्तों ये बचपन का नाम था, किसका था, फाहियान के बचपन का नाम था। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, फाहियान के बचपन का नाम क्या था, गोंग सेही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन था फाहियान। देखिए दोस्तों एक चीनी बौद्ध भिक्षु था और यात्री जिन्होंने 5वीं शताब्दी की शुरुआत में बौद्ध धर्म ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए चीन से भारत तक पैदल यात्रा की थी। उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो है क्या था, बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को समझना और ग्रंथों को वापस चीन ले जाना था। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि फाहियान कौन था। फाहियान दोस्तों एक चीनी जो है बौद्ध भिक्षु था, यात्री था। ठीक है, जिन्होंने 5वीं शताब्दी की शुरुआत में बौद्ध धर्म ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए चीन से भारत तक पैदल यात्रा की थी। ठीक है, उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोस्तों बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को समझना था और ग्रंथों को वापस चीन को ले जाना था। ठीक है, ये उनका उद्देश्य था। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि फाहियान दोस्तों भारत कब आया, ठीक है, किस किस समय में आया और कब तक रहा। ठीक है, देखिए भारत आगमन की बात करें तो फाहियान भारत आया था दोस्तों, कब आया था, 399 399 ईस्वी में।
कब आया भारत? 399 ईस्वी में आया। और कब तक रहा? 414 ईस्वी तक। ठीक है, 414 ईस्वी तक भारत में रहा दोस्तों फाहियान। कितने वर्षों तक रहा पूछ लिया जाता है, तो 15 वर्ष तक भारत में रहा था फाहियान। ठीक है, 15 वर्ष। ठीक है, 15 वर्षों तक भारत में रहा था दोस्तों फाहियान। ठीक है, किसके समय में आया था फाहियान भारत, ये भी आपको याद रखना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ठीक है, ये भी याद रखना, किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको फाहियान से याद रखने। ठीक है, फाहियान कौन था? फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु था दोस्तों, जिसने 5वीं शताब्दी की शुरुआत में बौद्ध धर्म ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए चीन से भारत तक पैदल यात्रा की थी। कब आया था फाहियान? पूछा जाता है कि फाहियान भारत कब आया, तो 399 ईस्वी में भारत आया दोस्तों। ठीक है, और कब तक रहा? 414 ईस्वी तक रहा। ठीक है, और किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। फाहियान के बचपन का क्या नाम था? गोंग सेही। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक हो गया, चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख योगदान की बात करें तो दोस्तों फाहियान का एक यात्रा वृत्तांत है, इनका एक ग्रंथ है, उसको अभी देखते हैं। देखिए, प्रमुख योगदान की बात करें तो फाहियान ने भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति और गुप्त काल के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का विस्तृत वर्णन दिया, जो बाद में उनके यात्रा वृत्तांत क्या है, इसको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, क्या है यात्रा वृत्तांत? फोक्यो। ठीक है, फोको की। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ये इनका यात्रा वृत्तांत है, और जिसका अर्थ है बौद्ध साम्राज्यों का अभिलेख। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, याद रखेंगे इसका, जिसका अर्थ क्या है? बौद्ध साम्राज्यों का अभिलेख। यानी कि जो फोको की है, जो इनका जो यात्रा वृत्तांत है, इसका अर्थ क्या है? बौद्ध साम्राज्यों का अभिलेख है। ठीक है, क्लियर है? तो याद रखिए दोस्तों, जो फाहियान है, फाहियान ने दोस्तों भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति क्या है इसको जाना, और साथ ही साथ दोस्तों गुप्त काल, यानी कि गुप्त काल में आया था। ठीक है, तो गुप्त काल के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का उसने विस्तृत वर्णन किया है, जो बाद में उनके यात्रा वृत्तांत जो है, उनका यात्रावान नामक पुस्तक जो है उनकी एक, ठीक है, क्या है? फो को की। ठीक है, फो को की, ये यात्रा वृत्तांत किसका है, सीधे आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, किसका है? ठीक है, ये फाहियान का यात्रा वृत्तांत है दोस्तों। ठीक है, जिसमें हमें क्या मिलता है? जिसमें गुप्त काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, और बौद्ध धर्म की स्थिति के बारे में उसने लिखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है? तो ये जरूर याद रखना है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत क्या है? ठीक है, फो को की। ठीक है, इसका अर्थ होता है बौद्ध साम्राज्यों का अभिलेख। चलिए आगे चलते हैं। अगला नाम है आपका ह्वेनसांग का। तो ह्वेनसांग के बारे में जानते हैं। ठीक है, कौन था ह्वेनसांग और कब आया था? ठीक है, तो दोस्तों ह्वेनसांग जो है एक चीनी बौद्ध भिक्षु, विद्वान, यात्री और अनुवादक था, जिसने 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। ठीक है, किसके दौरान, किसके शासनकाल में आया था ह्वेनसांग? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने भारत से बौद्ध धर्म ग्रंथों को एकत्र किया और उन्हें चीन वापस ले जाकर बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके भारत यात्रा के वृत्तांत उस समय के भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में बहुमूल्य जानकारी देते हैं। तो अभी हम आगे बात करेंगे यात्रा वृत्तांत जो है, ठीक है, ह्वेनसांग का। तो उसमें जो है पूरी जानकारी मिलती है। ठीक है, उसने भारत यात्रा के जो जो उसका वृत्तांत है, उसमें उसने भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है? ह्वेनसांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है, तो याद रखेंगे यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है। ठीक है, तो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ह्वेनसांग को। ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ें याद रखेंगे। किसके शासनकाल में जो है ह्वेनसांग भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। उस समय भारत में हर्षवर्धन का शासनकाल था। देखिए यात्रा का समय ये नोट कर लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक रहा। ठीक है, देखिए यात्रा का समय की बात करें तो ह्वेनसांग दोस्तों ये कब से कब तक रहा। देखिए ह्वेनसांग ने लगभग जो है 629 ईस्वी में चीन से भारत की यात्रा शुरू की और 645 ईस्वी में
वापस चीन लौट गया। तो भारत में लगभग जो है 15 वर्षों तक रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि ह्वेनसांग भारत कब आया। ठीक है, किस किस समय आया ये तो आपको पता है। ठीक है, हर्षवर्धन के समय आया, तो कब आया ये याद रखना है। ठीक है, ह्वेनसांग जो है दोस्तों कब आया भारत, ह्वेनसांग आया 629 ईस्वी में। ठीक है, और कब तक रहा, 645 ईस्वी तक रहा। ठीक है, यानी कि 15 वर्षों तक भारत में रहा। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने याद रखना है दोस्तों, ह्वेनसांग जो है जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक है, जिसने भारत में जो है बौद्ध धर्म ग्रंथों को एकत्र किया और उन्हें चीन वापस ले जाकर बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही साथ दोस्तों इसने भारत के जो है सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। साथ ही साथ ह्वेनसांग की यात्रा की बात करें तो ह्वेनसांग कब आया था, ह्वेनसांग का समय आपको याद रखना है, यात्रा का समय। तो ह्वेनसांग दोस्तों लगभग 629 ईस्वी में चीन से भारत आया था और 645 ईस्वी तक दोस्तों ये रहा, और 645 ईस्वी में ये वापस फिर कहाँ चले गया, फिर चीन को चले गया। ठीक है, भारत में 15 वर्षों तक जो है ह्वेनसांग रहा। ठीक है, यात्रा वृत्तांत की बात करें तो देखिए ह्वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है, जो ह्वेनसांग ने भारत में यात्रा की, उन सारी चीज़ों को जो उसने यहाँ देखा, जो महसूस किया, वो सारी चीज़ें उसने कौन सी बुक में लिखी, CU की बुक में। ठीक है, तो इसका यात्रा वृत्तांत क्या है। ठीक है, देखिए यात्रा वृत्तांत क्या है, CU की। ठीक है, याद रखेंगे, सीधे पूछ लिया जाता है कि CU की किसका जो है यात्रा वृत्तांत है, तो ह्वेनसांग का है दोस्तों। ठीक है, और सियुकी नामक पुस्तक में है। उस समय के भारत को समझने के लिए यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। ठीक है, यानी कि उस समय भारत में क्या चल रहा था, भारत में किस प्रकार में यहाँ जो है लोग रहते थे, किस प्रकार से जो है यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, किस प्रकार से रहते थे। तो उस समय के भारत को समझने के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों, CU की। ये यात्रा वृत्तांत किसका है, ये है आपका ह्वेनसांग का। तो ह्वेनसांग यहाँ आया और उसने भारत में दोस्तों सभी चीज़ों को देखा उसने, और जो भी महसूस किया, देखा, उसने उसको लिखा। किसमें लिखा, CU की में लिखा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए भारतीयों के रीति रिवाजों और शिक्षा पद्धति पर भी उन्होंने पर्याप्त प्रकाश डाला। यानी कि जो ह्वेनसांग है दोस्तों, ह्वेनसांग ने भारतीयों के रीति रिवाजों और शिक्षा पद्धति पर भी उन्होंने पर्याप्त प्रकाश डाला है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों भारत में देखिए, भारत में उसने नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और कई भारतीय ग्रंथों को संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद किया। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कि भारत में उसने नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में अध्ययन किया ह्वेनसांग ने। ठीक है, और कई भारतीय ग्रंथों को जो है क्या किया, संस्कृत से जो है चीनी भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, क्लियर हो गया। ह्वेनसांग से सारी चीज़ें याद रखनी है। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, कब आया भारत, किसके समय में आया। ठीक है, उस समय राजा कौन था यहाँ। ठीक है, हर्षवर्धन था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यात्रा वृत्तांत क्या है, CU की है। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। क्लियर है। चलिए अगले जो चीनी लेखक हैं वो हैं दोस्तों आपके इत्सिंग। ठीक है, तो देखिए इत्सिंग जो है ये एक चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री थे जो 671 से लेके 695 ईस्वी के बीच भारत आए थे। वे समुद्री मार्ग से भारत आए और उन्होंने नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में रहकर बौद्ध धर्म और संस्कृति का अध्ययन किया संस्कृत का अध्ययन किया। उन्होंने अपनी यात्रा और भारत में बौद्ध धर्म के बारे में एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है भारत तथा मलय द्वीपपुंज। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, लिखी जो उस काल के बौद्ध धर्म और साहित्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, इत्सिंग जो है दोस्तों ये कब भारत आई। ठीक है, पूछ लिया जाता है। तो इत्सिंग जो है दोस्तों ये कब भारत आई, ये 671 ईस्वी में भारत आई। ठीक है, और लगभग 25 वर्षों तक रहे। कितने वर्षों तक रहे, 25 वर्षों तक भारत में रहे दोस्तों इत्सिंग। ठीक है, ये भी आइए, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कितने वर्षों तक रहे, ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैंने देखा है कि आपके ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं।
जैसे हुफाइयान कितने वर्षों तक भारत में रहा, वेइनसांग कितने वर्षों तक भारत में रहा, ठीक है, इत सिंह कितने वर्षों तक भारत में रहा। तो ये आपको ये भी याद रखने हैं। ठीक हो गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है इत सिंह कब आए, भारत कब आया, 671 ईस्वी में आया। ठीक है, इसने नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में रहकर जो है बौद्ध धर्म और संस्कृत का अध्ययन किया। ठीक है, उन्होंने अपनी यात्रा और भारत में बौद्ध धर्म के बारे में एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसका नाम है दोस्तों भारत तथा मलय द्वीपपुंज। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, सीधे आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और इत सिंह ने दोस्तों समुद्री मार्ग से भारत में आए थे। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। अब देखें दोस्तों, ये जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इत सिंह की भारत तथा मलय द्वीपपुंज, इसमें क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, भारत तथा मलय द्वीपपुंज यह पुस्तक उस समय के नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, ये याद रखेंगे कि नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, हमको मिलती है भारत तथा मलय द्वीपपुंज से। ये किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ये है प्रसिद्ध पुस्तक इत सिंह की। ठीक है, इत सिंह की है, किसकी है, किसकी है, इत सिंह। ठीक है, याद रखेंगे। इत सिंह कब आया था भारत दोस्तों, 671 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, और कब तक रहा, 695 तक जो है ईस्वी तक जो है भारत में रहा, यानी कि 25 वर्षों तक रहा भारत में। और इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है भारत तथा मलय द्वीपपुंज। ठीक है, ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं इत सिंह से। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कब जो है ये भारत आया। ठीक है, कब गया, कौन सी पुस्तक लिखी और पुस्तक में क्या है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको बता दिए। समुद्री मार्ग से भारत आया इत सिंह। ठीक है, और इसने दोस्तों नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में रहकर बौद्ध धर्म और संस्कृत का अध्ययन किया था इसने। ठीक है, तो सारे फैक्ट मैंने बता दिए, इसको आप जरूर याद रखेंगे, भारत तथा मलय द्वीपपुंज। ठीक है, तो दोस्तों चीनी लेखक हमने देखे। अब देखें दोस्तों अरबी लेखक। दोस्तों अरबी लेखक में यहाँ पर सबसे बड़ा नाम जो है वो आता है अलबरूनी का। ठीक है, चलिए, इसके अलावा भी और भी हैं, जैसे आपका सुलेमान है। ठीक है, साथ ही साथ अल मसूदी है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अरबी लेखकों की बात करें तो विदेशी साहित्य के अंतर्गत अरब यात्रियों का जिक्र भी प्रासंगिक है। ठीक है, और 8वीं सदी से अरब लेखकों ने भारत के संबंध में लिखना शुरू किया था। तो दोस्तों जो अरब के लेखक हुए, जैसे आपका अल ब्रूनी हो गया, सुलेमान हो गया, ठीक है, अल मसूदी हो गया, तो इन लोगों ने जो है दोस्तों भारत के बारे में जो लिखना शुरू किया वो कब किया, 8वीं सदी। ठीक है, कब किया, 8वीं सदी से अरब लेखकों ने भारत के संबंध में लिखना शुरू किया था। देखिए सुलेमान याद रखेंगे, सुलेमान 9वीं सदी के मध्य में भारत आया और उसने पाल और प्रतिहार राजाओं के विषय में लिखा। तो आपको सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सा अरबी लेखक था जिसने पाल और प्रतिहार राजाओं के विषय में लिखा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सुलेमान। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सा जो है आपका अरबी लेखक है जिसने पाल और प्रतिहार राजाओं के विषय में लिखा, तो कौन हो जाएगा आपका, सुलेमान। ठीक है, उसके बाद नाम आता है अल मसूदी। ठीक है, अल मसूदी दोस्तों 2 वर्षों यानी कि 941 से लेके 943 तक जो है भारत में रहा, जिसने राष्ट्रकूट राजाओं के संबंध में लिखा। तो दोस्तों दोनों चीज याद रखनी है। ठीक है, अल मसूदी और सुलेमान। ठीक है, सुलेमान ने दोस्तों पाल और प्रतिहार राजाओं के विषय में लिखा। ठीक है, अल मसूदी ने राष्ट्रकूट राजाओं के संबंध में लिखा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए, किंतु अरब लेखकों में सबसे प्रसिद्ध हैं अल ब्रूनी। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया सबसे प्रसिद्ध जो है यहाँ कौन है, तो अरब लेखकों में सबसे प्रसिद्ध हैं अल ब्रूनी, जो महमूद गजनवी का समकालीन था। ठीक है, यानी कि महमूद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, उसने अपने ग्रंथ तहकीक हिंद में भारत के संबंध में बहुत कुछ लिखा है। तो दोस्तों तहकीक हिंद हो गया, किताबुल हिंद, ठीक है, तारिक अल हिंद, तो एक क्या है दोस्तों, पुस्तक है, ग्रंथ है किसका, अल ब्रूनी का। ठीक है, ये इसी के नाम है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो अरबी लेखकों में आपने क्या याद रखना है, देखिए, तो अरबी लेखकों में हमने बात की कि अरब के जो लेखक हैं उन्होंने भारत के संबंध में 8वीं
सदी में जो है लिखना प्रारंभ किया दोस्तों। सबसे पहला नाम आता है सुलेमान का, जिसने 9वीं सदी के मध्य में ये भारत आया था और इसने जो है पाल और प्रतिहार राजाओं के विषय में लिखा। ठीक है। दूसरा नाम मैंने बताया आपको अल मसूदी, ये 2 वर्षों तक रहा, 941 से लेकर 943 तक। इसने राष्ट्रकूट राजाओं के संबंध में लिखा है। ठीक है। किंतु अरब लेखकों में सबसे प्रसिद्ध हैं अल बरूनी, जो महमूद गजनी या महमूद गजनवी का जो गजनवी का समकालीन था। ठीक है। उसके साथ भारत आया था। उसने अपने ग्रंथ में क्या लिखा है, तहकीक हिंद में जो है अपनी पुस्तक में क्या लिखा है, भारत के संबंध में इसने बहुत कुछ लिखा है। ठीक है। चलिए, और बुक ग्रंथ का नाम याद रखेंगे। ठीक है। क्या है, तहकीक हिंद। इसी को किताबुल हिंद कहते हैं, तारीख अल हिंद कहते हैं। ठीक है। चलिए, पूछ लिया जाता है तहकीक हिंद ग्रंथ की रचना किसने की, और तारीख उल हिंद की रचना किसने की, किताबुल हिंद की रचना किसने की। ठीक है। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपके फॉर्म हो सकते हैं, तो ये आप सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए, अल बरूनी के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये आपके अरब लेखकों में सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध आपका लेखक हैं अल बरूनी। इनके बारे में जानते हैं, कब इनका जन्म हुआ। ठीक है। कौन कौन सी उपाधियां इन्होंने ली, कौन कौन से इन्होंने ग्रंथ लिखे। ठीक है। चलिए, देखिए, अल बरूनी जो है, आपको पहले तो ये याद रखना है, ये अरबी लेखक हैं अल बरूनी। इनकी मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ। ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। देखिए, अल बरूनी का जो जन्म हुआ दोस्तों, जन्म हुआ 973 ईस्वी में, उज्बेकिस्तान में हुआ। ठीक है। कहाँ हुआ, उज्बेकिस्तान में। किसका जन्म हुआ, अल बरूनी का हुआ। कब हुआ, 973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में हुआ। ठीक है। मृत्यु कब हुई, यहीं पर नोट कर लें, मृत्यु हुई 1048 ईस्वी में। कब हुई, 1048 ईस्वी में हुई। और अल बरूनी दोस्तों एक फारसी विद्वान, ठीक है, क्या था, एक फारसी विद्वान, खगोल शास्त्री और लेखक था। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। अल बरूनी का जन्म कब हुआ, 973 ईस्वी में, उज्बेकिस्तान में जन्म हुआ अल बरूनी का। मृत्यु कब हुई, 1048 ईस्वी में मृत्यु हुई। ठीक है। अल बरूनी क्या था, एक फारसी विद्वान, खगोल शास्त्री और लेखक था। ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए, अल बरूनी भारत कब आया, ये क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है। अल बरूनी का भारत आगमन जो है दोस्तों, कब भारत आया, 1017 ईस्वी में भारत आया। 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अल बरूनी भारत कब आया था, 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अल बरूनी। ठीक हो गया। अल बरूनी का पूरा नाम दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है। कई बार ये पूछा गया है कि अल बरूनी का पूरा नाम क्या है। तो अल बरूनी का दोस्तों पूरा नाम है, याद रखेंगे, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बरूनी। ठीक है। पूरा आपको याद रखना है, ये किसका पूरा नाम है, अल बरूनी का पूरा नाम है। क्या है, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बरूनी। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अगला पॉइंट देखिए। अगला है अल बरूनी, और देखिए देखिए और उन्होंने जो है भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज का विस्तृत अध्ययन किया, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद, जिसे हम भारत का इतिहास भी कह सकते हैं, इसमें लिखा है। ठीक है। तो आपको सीधे पूछा जाएगा कि किताबुल हिंद की रचना किसने की, तो अल बरूनी ने की किताबुल हिंद की रचना। ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, इस किताबुल हिंद में दोस्तों भारत के इतिहास, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है। अगर हम भारत के इतिहास, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए, अगर हम समझना चाहते हैं, तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है किताबुल हिंद। ये पुस्तक किसकी है, ये है अल बरूनी की। ठीक है। भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज का विस्तृत अध्ययन किया है दोस्तों अल बरूनी ने, जिसका उन्होंने वर्णन किया है किताबुल हिंद में। ठीक हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए, उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर उपाधियों की बात करें तो अल बरूनी को 2 उपाधियां दी गई थी। कौन कौन सी 2 उपाधियां थी, देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन की हैं। देखिए, उपाधियों की बात करें तो अल बरूनी को दोस्तों क्या कहा जाता है, अल उस्ताद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल उस्ताद। ठीक है। विद्यासागर कहा जाता है। ये दोनों उपाधियां याद रखेंगे। क्या, पहला है अल उस्ताद। ठीक है। अल उस्ताद उपाधि जो है दोस्तों अल बरूनी को दी गई थी। ठीक है। तो अल बरूनी को अल उस्ताद कहा जाता है। ठीक है। और क्या कहा जाता है, विद्यासागर। ठीक है। विद्यासागर किसको कहा जाता है, विद्यासागर कहा जाता है दोस्तों, किसको कहा जाता है, विद्यासागर कहा जाता है अल बरूनी को। ठीक है।
तो ये दोनों उपाधियां याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनको फादर ऑफ इंडोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट रखे हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। फादर ऑफ इंडोलॉजी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडोलॉजी कहा जाता है दोस्तों अल-ब्रूनी को। ठीक है, चलिए उसके साथ ही साथ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको भी याद रखेंगे। देखिए, संस्कृत सीखने वाला पहला प्रथम मुस्लिम विद्वान कौन था? ये पूछा जा सकता है आपको, संस्कृत सीखने वाला प्रथम मुस्लिम विद्वान कौन था? तो कौन था? अल-बरूनी था। ठीक है, कौन था? अल-बरूनी। ठीक है, कौन था? अल-बरूनी था। साथ ही साथ याद रखेंगे भारत का प्राच्यविद कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, भारत का प्राच्यविद। ठीक है, तो भारत का प्राच्यविद किसको कहा जाता है? तो अल-बरूनी को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ अगला पॉइंट देखिए, किस ग्रंथ को 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण जो है किस ग्रंथ को कहा जाता है? सीधे पूछा जा सकता है, तो कहा जाता है तहकीके हिंद को। ठीक है, किसको कहा जाता है? तहकीके हिंद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सीधे पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण ग्रंथ जो है, ठीक है, किस ग्रंथ को कहा जाता है 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण? तो तहकीके हिंद को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसी के साथ ही साथ दोस्तों एक और बुक है अल-बरूनी की, इसको याद रखेंगे, कौन सी है? इवोल्का। सीधे पूछा जा सकता है आपको, इवोल्का पुस्तक की रचना किसने की? तो इवोल्का पुस्तक की रचना भी किसने की? अल-बरूनी ने की। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों किताबुल हिंद की बात करें तो किताबुल हिंद का प्रथम हिंदी अनुवाद किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किताबुल हिंद किसकी बुक है दोस्तों? अल-बरूनी की है किताबुल हिंद। तो इसका प्रथम जो है हिंदी अनुवाद किसने किया? ठीक है, नाम याद रखेंगे, शांताराम। ठीक है, किसने किया? शांताराम ने किताबुल हिंद का प्रथम हिंदी अनुवाद किया। कब किया? 1926 में। ठीक है, कब किया? 1926 में किया। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, उसके बाद देखिए पुस्तक एक और है किताबस सैयदना। तो किताबस सैयदना जो है ये किसकी पुस्तक है? ये भी अल-बरूनी की है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट जो मैंने बताए ये याद रखने हैं आपको। ठीक है, और जो आपका किताबुल हिंद है इसमें सर्वाधिक वर्णन खगोल शास्त्र का किया गया है अल-बरूनी के द्वारा। ठीक है, तो देखिए जितने भी मैंने आपको फैक्ट बताए ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, अल-बरूनी का जो जन्म हुआ था 973 ईस्वी में जन्म हुआ था उज्बेकिस्तान में। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी? 1039 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। ठीक है, यह एक फारसी विद्वान, खगोल शास्त्री और लेखक था। भारत पर आगमन की बात करें तो अल-बरूनी भारत आया था 1017 ईस्वी में। ठीक है, किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अल-बरूनी। पूरा नाम है दोस्तों अल-बरूनी का अबू रेहान मुहम्मद बिन अहमद अल-बरूनी। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको बताया उपाधियां हैं इनके पास। ठीक है, अल उस्ताद और विद्यासागर की उपाधियां हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने जो यहाँ देखा भारतीय संस्कृति धर्म और समाज का इन्होंने विस्तृत वर्णन अपनी किताब में किया है किताबुल हिंद में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों संस्कृत सीखने वाला प्रथम मुस्लिम विद्वान कौन था? अल-बरूनी था। ठीक है, भारत का प्राच्यविद कहा जाता है अल-बरूनी को। ठीक है, और किस ग्रंथ को 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है? तहकीके हिंद को कहा जाता है। ठीक है, इनकी एक और पुस्तक है इवोल्का। ठीक है, इसकी रचना किसने की? अल-बरूनी ने की। ठीक है, उसके बाद किताबुल हिंद का जो प्रथम हिंदी अनुवाद है किसने किया? इंपॉर्टेंट है, शांताराम ने किया। ठीक है, कब किया? 1926 में किया। और साथ ही साथ एक पुस्तक और है लास्ट में, किताबस सैयदना। ठीक है, तो किताबस सैयदना जो है ये पुस्तक भी किसकी है? अल-बरूनी की है। ठीक है, ये सारी बुक इनकी याद रखनी है। इवोल्का हो गया, किताबुस सैयदना, ठीक है, तहकीके हिंद, किताबुल हिंद, ठीक है, तारीख अल हिंद। ठीक है, ये सारी किताबें याद रखना है। पूरी जो है लिस्ट जो है दोस्तों ये मैंने आपको बता दी है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।